वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है स्टबल बर्निंग। ये टॉपिक पिछले वीडियो की तरह दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर नहीं है। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ स्टबल बर्निंग, पराली को जलाने की वजह से क्या क्या दिक्कतें या क्यों जलाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको मालूम ही होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में पूरा हिंदू के ऊपर एक आर्टिकल आया है और साथ ही में ये हमारे GS3 इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन दोनों सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग एग्रीकल्चर में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जब भी कोई किसान जब अपनी फसल उगाता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टबल बर्निंग, स्टबल आता है, फिर स्टबल बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग क्यों करी जाती है, उससे क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हम देखेंगे कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, आप जब किसी डिस्ट्रिक्ट के DM बन के जाएंगे तो आप क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए, मेजर्स टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। और लास्ट में हर बार की तरह आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये समझने से पहले कि एक एग्रीकल्चर में जब भी कोई किसान अपनी फसल उगाता है तो क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ये साइंस की NCERT में से आपके लिए मैं टेक्स्ट लेके आया हूं, ये समझाने के लिए कि सारी चीजें ऑलरेडी NCERT में मौजूद हैं, तो आप NCERT को जरूर पढ़ें। तो NCERT में ही लिखा हुआ है, साइंस के NCERT में ही लिखा हुआ है कि ये सारे स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच आर लिस्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले आपको सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, फिर आप सॉइल के अंदर सीड डालेंगे, उसको सोइंग बोलते हैं, फिर उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स डालेंगे ताकि सीड उससे न्यूट्रिशन ले और ग्रो करे, जर्मिनेट करे, फिर पानी डालेंगे, उसको इरिगेशन बोलते हैं। फिर आप अलग अलग इंसेक्ट से, पेस्ट से और वीड्स से बचाएंगे तो आप केमिकल्स डालते हैं, इसको वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। और फिर जब वो फसल पूरी उग जाएगी तो आप उसको काटेंगे, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और फिर उसको आप बेचेंगे। बेचने से पहले आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जब तक आपका बेचने का टाइम नहीं आता तो आपके लिए एक स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोग्राम में स्टोरेज का भी इंतजाम किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें से सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपकी फसल उगेगी कब? जब आपकी मिट्टी, जब आपकी जो जमीन है वो तैयार होगी, जब आपकी सॉइल है वो तैयार होगी। तो एक फसल को मिट्टी से क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो उसको ग्रो करने में हेल्प करे। तो सॉइल फर्टाइल हो, सॉइल में पानी का कंटेंट बराबर हो, ये सब आपको पहले से तैयार करना है। पिछली फसल जो उगी उसको काटने के बाद जो उसकी पराली रह गई, जो उसका क्रॉप रेजिड्यू रह गया, जो उसका स्टबल रह गया, उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किस चीज में आती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आती है। तो देखिए जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top. तो ऊपर की सॉइल तो प्लांट ले लेगा, लेकिन जब उसको 1-2 महीने बाद फिर से चाहिए होगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे? तो नीचे से अगली क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? तो नीचे की सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स है उसको पलट के ऊपर कर देंगे। तो उसको टर्निंग एंड लूजनिंग बोलते हैं। और वो कैसे होता है? दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग एंड प्लॉइंग। तो खेत जोतना जिसको बोलते हैं, प्लोइंग करना, वो उससे हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो नीचे दबे हुए हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और वो अगली क्रॉप के लिए रेडी हो जाता है। NCERT में ही एक छोटा बॉक्स बना हुआ है जो आपको ये बताता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स मतलब स्टबल्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, पहेली एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है, पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। तो ये पहले से ही हम देख रहे हैं कि साइंस के NCERT में स्टबल बर्निंग के बारे में लिखा गया है। तो ये हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम उसी पे आगे फोकस करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जब सॉइल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाली जो क्रॉप्स है
जब हमने सीड सो करना है, जब हमने बीज बोना है, तो उसके लिए जो मिट्टी है उसमें कोई किसी भी तरीके की पहले के क्रॉप की कोई चीजें, कोई क्रॉप रेजिड्यू, कोई पराली बची नहीं रहनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको पराली काटनी पड़ेगी, तो आपको पराली हटानी पड़ेगी। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये काम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप स्टबल को कट कर दें और हटा दें। दूसरा ऑप्शन है आप स्टबल को पड़े रहने दें, स्टबल को एज इट इज रहने दें और वो डिकम्पोज हो जाए, एज इट इज रह के वो डिकम्पोज हो जाए। तो दोनों केसेस में स्टबल जो है वो खत्म हो जाएगा और अगले क्रॉप के लिए आपके पास सॉइल जो है वो रेडी हो जाएगी। जब स्टबल को आप काटते हैं तो काटने के बाद, काटने में आपको टाइम लगता है, एक एक करके आप काटेंगे, लेकिन अगर आप मशीन से काटते हैं तो आपका पैसा भी लगता है, या आप मजदूर को वेतन देके रखेंगे, मजदूरों को वेतन देके रखेंगे तो आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। तो स्टबल को काटने में बहुत पैसा लगता है। स्टबल को अगर एज इट इज रहने देंगे डिकम्पोज होने के लिए, तो ये सॉइल के लिए इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है, लेकिन ये टाइम बहुत लेगा। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि स्टबल से छुटकारा पाने के लिए जो दो तरीके हैं, या तो उसको काट दो या उसको पड़े रह के डिकम्पोज कर दो, दोनों में टाइम और पैसा जरूर लग रहा है। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक आसान रास्ता अपनाते हैं कि 1 रुपए की माचिस की डब्बी आती है, माचिस लगाते हैं, आग लगाते हैं और पूरी पराली को जला देते हैं। उससे एक ही झटके में बहुत ही टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं, पराली साफ भी हो जाती है और अगली जो क्रॉप्स है उसके लिए जल्द से जल्द जो जमीन है वो सॉइल जो है वो रेडी हो जाती है। तो स्टबल होता क्या है? स्टबल पराली, लेफ्ट ओवर क्रॉप रेजिड्यूज दैट रिमेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। स्टबल बर्निंग क्या होता है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग फायर टू द क्रॉप रेजिड्यू टू क्लियर द फील्ड्स फॉर द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। तो हमने देखा कि क्यों फार्मर्स पराली में आग लगा रहे हैं, टाइम और पैसा बचाने के लिए। इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या अलग अलग रीजंस हैं, क्या क्या अलग अलग रीजंस हैं जो ये बताते हैं कि फार्मर्स स्टबल में आग लगाते हैं, पराली में आग लगाते हैं, काटते नहीं है। हमारा जो न्यूज आर्टिकल है जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, उस न्यूज आर्टिकल में कुछ रीजंस दे रखे हैं जो ये बताते हैं कि फार्मर्स क्यों स्टबल बर्निंग करते हैं। उन्हीं रीजंस को मैं सीधा सीधा न्यूज पेपर का आर्टिकल ही आपके सामने ले आया हूं ताकि आपको समझा पाए। पहला रीजन जो है न्यूज़पेपर में एक स्टोरी के फॉर्मेट में दिया हुआ था, उस स्टोरी का ही एक्सट्रैक्ट है कि एक फार्मर बोलता है कि मैं पराली को काटने के लिए तैयार हूं, मैं किसी दूसरे किसान की पराली खरीदने के लिए भी तैयार हूं ताकि मैं ये आई कट द स्टबल यूजिंग मशीन्स एंड कलेक्टेड सम फ्रॉम नियर बाय फील्ड्स टू। क्यों? ताकि मैं इस पराली को बेच दूं, ताकि वो फार्मर उस स्टबल को बेच दे और उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए। ये करने के बावजूद बट द बायर वॉज पेइंग सो लिटिल दैट आई लॉस्ट ओवर 50,000 इन डीजल एंड ट्रैक्टर ओनली। पराली का दाम इतना कम है मार्केट के अंदर, कोई पराली खरीदना ही नहीं चाहता, तो उसका दाम इतना कम है कि फार्मर को कोई लाभ ही नहीं है, कोई पैसों के मामले में कोई फायदा ही नहीं मिलता है, कोई लाभ ही नहीं मिलता है कि वो क्यों स्टबल को काट के, पराली को काट के बेचे। तो पहला रीजन स्टबल बर्निंग करता है क्योंकि बेचने से कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, तो क्यों बेचे। दूसरा रीजन जो है, दूसरा रीजन ये है कि स्टबल को काटने के लिए मशीन्स का यूज करते हैं और मशीन्स जो है वो 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, भाड़े के हिसाब से आती हैं। हर फार्मर मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़े फार्मर्स के पास मशीन होती है। जो छोटे फार्मर 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मशीन्स को भाड़े पे लेते हैं। इन मशीन्स का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सुपर सीडर और बेलर। सुपर सीडर क्या करता है? इन सिटू, इन सिटू का मतलब where stubble is plowed back into the field, यानी वो जमीन में, जो खेत में जो पराली लगी हुई है, वो वहीं से पराली को उठाएगा, उखाड़ेगा और वहीं उसी मिट्टी में दबा देगा। तो वो खेत के अंदर ही काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इन सिटू प्रैक्टिस। ये है सुपर सीडर। दूसरा है बेलर। बेलर क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा हाईवे में चलते हुए खेतों के किनारों में बहुत सारी फसलें लगी होती हैं, लेकिन फसलें बंधी हुई होती हैं या तो एक बक्से के फॉर्म में, वो खेत से बाहर बक्से के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में या गोल
की हुई बहुत सारी पराली बंधी हुई होती है। वो काम करता है बेलर। बेलर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो सारी पराली को लेता है, उसको दबाता है, कॉम्पैक्ट करता है और एक बक्सा जैसा बना देता है। ये काम होता है फील्ड के बाहर, ये खेत के अंदर नहीं हो रहा है, खेत के बाहर हो रहा है। तो खेत के बाहर होने के लिए हम इसको बोलते हैं एक्स सिटू। एंड एक्स सिटू वेयर बेलर compacts the residue into blocks or rolls and taken to the factories for fuel। दोनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं, जब बेलर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पहले आपको पराली को काटना पड़ेगा, फिर ही आप मशीन के अंदर डालेंगे और उसको या तो ब्लॉक या रोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी टाइम और पैसा खर्च किया जा रहा है। सुपर सीडर के लिए भी मनी खर्च किया जा रहा है, बेलर के लिए टाइम खर्च किया जा रहा है। तो हम देखते हैं दूसरा रीजन जो है कि फार्मर स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो मशीन आ रही है उससे भी कोई इफेक्टिव आउटकम नहीं निकल रहा, उससे भी टाइम और पैसे की बचत नहीं हो पा रही। तीसरा रीजन, जो पराली है वो हम अपने गाय और भैंसों को, कैटल को चारे के रूप में तो दे सकते हैं। कैटल क्या खाती है? घास ही खाती है। तो हम सूखी घास भी तो डाल सकते हैं कैटल के सामने, और हम डालते भी हैं। लेकिन जो पराली, जो राइस, जो पैडी कल्टीवेशन के बाद जो पराली बचती है, उसमें यह देखा गया कि उसमें इंक्रीज्ड सिलिका है, लिग्नोसेलुलोज है और प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत कम है। यानी ये जो पराली है ये कैटल को कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिशन नहीं देगी, कोई अच्छी डाइट नहीं है। तो कैटल को कोई क्यों बुरा खाना खिलाए? इसलिए तीसरा रीजन जो है किसान के लिए स्टबल बर्निंग करने का, वो अपने कैटल को भी यूज नहीं कर, कैटल के लिए भी यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो स्टबल बर्निंग की तरफ चला जाता है। तो तीन तो रीजन हमने यहां देखे। इसके बाद चौथा रीजन यह बताता है कि जब मशीन्स का हम उपयोग करते हैं, जब मशीन्स का हमने 1980 से जब मशीन्स का उपयोग करना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, तो जो मशीन्स आ रही हैं, जिसको इन मशीन्स का नाम क्या है? हार्वेस्टर। इनको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। यानी जब फसल उग जाती है तो फसल को काट देने से, काटने का काम जो हार्वेस्टिंग करता है, मशीन बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ काट देगा तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। लेकिन काटने के बाद वो जो स्टबल बचाता है, उस स्टबल की लेंथ होती है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी, जिसके बाद, जिसके जमीन में जुड़े रहने से अगली जो बीज है वो नहीं बोए जा सकते, अगली जो सीड्स है उसको सो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो मशीन है वो क्रॉप तो काट देगा लेकिन स्टबल बचा देगा। इससे बहुत आसान, इससे बहुत अच्छा तरीका यह है कि वो हाथ से मैन्युअली एक एक फसल काटे तो सिर्फ 5 से 10 सेंटीमीटर की पराली बचती है। तो दोनों में से ज्यादा फायदेमंद क्या है कि हाथ से काट लो। मशीन में महंगा भी पड़ेगा और आपको पराली भी बच जाएगी। तो पराली को क्या करना पड़ेगा? पराली को आग लगानी पड़ेगी। तो ये चौथा रीजन। पांचवा रीजन ये है कि पंजाब ने 2009 में एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया। उस लॉ का नाम क्या है? पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। इस कानून के तहत यह बोला गया कि समर सीजन में जब कड़कती धूप और गर्मी है, उस टाइम पे कोई किसान अपनी फसल नहीं उगाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्मी में ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा। पानी कहां है? ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे। तो गर्मियों में पंजाब में फसल नहीं उगेगी क्योंकि ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होगा। तो उसके लिए पंजाब सरकार ने क्या किया और किसानों ने क्या किया? कुछ महीने आगे बढ़ा दिया। अगस्त से सितंबर के महीनों को चुना जब वो अपनी चावल की खेती करेंगे। इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर सितंबर में खेती कर रहे हैं और नवंबर में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और दिसंबर में आपको अगले वीट की खेती करनी है, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है दो फसलों के बीच में कि आप फसल को काटें, सॉइल को ठीक करें और अगली क्रॉप्स को उगाएं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों क्रॉप्स के बीच में टाइम बहुत कम है कि आप ये सारे काम एक साथ कर लें। अगली क्रॉप के लिए आप प्रिपेयर करें सॉइल को, टाइम बहुत कम बचता है। तो
इस लॉ की वजह से दिस डिलेड द प्लांटिंग ऑफ पैडी एंड फर्दर शॉर्टन द विंडो बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी इन अक्टूबर नवंबर एंड सोइंग ऑफ व्हीट जनरली इन नवंबर। तो दोनों के बीच में, पहली क्रॉप को हार्वेस्ट और दूसरे क्रॉप की सोइंग के बीच में जब टाइम कम बच जाएगा, तो टाइम को बचाने के लिए एक आसान तरीका है कि कुछ ही घंटों में पराली से मुक्ति पाई जाए, तो आग लगा दो। और सबसे आखिरी में छठा रीजन जो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल बताता है हमें कि क्यों किसान पराली को जला रहे हैं, उसके पीछे ये है कि हम चाहें या किसान चाहें तो ऐसे फसलें उगाए ही ना जिससे पराली बन रही हो। हम ये भी तो कर सकते हैं कि जिन फसलों से पराली बच जाती है या जिन फसलों की पराली मुश्किल होती है निकालनी, वो फसलें उगाई ना, जैसे चावल। तो अगर चावल नहीं उगाएंगे तो कोई और फसल उगानी पड़ेगी, लेकिन किसान को एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए। किसान क्यों दूसरी फसल की ओर जाए जब उसको यही नहीं पता कि उसकी फसल बिकेगी या नहीं, और अगर नहीं बिकेगी तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी या नहीं। तो यही छठा रीजन है दैट द पंजाब हैज एडेड दैट दे आर डूइंग इट एज देयर इज नो अल्टरनेटिव क्रॉप प्रोक्योर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट एमएसपी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एमएसपी पर सिर्फ चावल और गेहूं ही खरीद रही है, राइस और व्हीट ही खरीद रही है, कोई और फसल नहीं खरीद रही। तो किसान को सिक्योरिटी नहीं है, जब किसान को सिक्योरिटी नहीं है तो किसान कोई और फसल नहीं उगाएगा, किसान सिर्फ चावल उगा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट नथिंग सब्सटैंशियल इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी क्रॉप्स को भी एमएसपी पे लाए, ताकि किसान को कुछ और उगाने के लिए भी मोटिवेशन मिले और वो ऐसे फसल उगाएं जिससे पराली कम बचती है। तो ये कुछ 6 रीजन हमने देखे जो ये बताते हैं कि फार्मर क्यों चूज करता है स्टबल को जलाना ना कि काटना। ये एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में आपके पास है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, सिर्फ चावल और गेहूं ही उगाया जा रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट है, जल्द से जल्द आपको उगाना है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, पैसा भी नहीं लगता है आग लगाने में, लैक ऑफ वायबल ऑल्टरनेटिव, कोई और ना तो मशीन है ऐसी जो आपकी पराली उखाड़ दे, ना ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज आपको मिलती नहीं है, और अवेयरनेस भी नहीं है किसानों में कि इससे कितना धुआं, कितना एयर पोल्यूशन, कितनी हेल्थ को फर्क पड़ने वाला है। इस वीडियो का जो दूसरा अहम पार्ट है वो ये है कि इस स्टबल बर्निंग से, पराली को जलाने से क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने अब तक समझ ही लिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बहुत सारा धुआं निकालता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, बहुत सारा धुआं निकालता है। अगर मैं आपके सामने कंपैरिजन, मैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए डेटा भी लेके आया हूं, स्टैटिस्टिक्स भी लेके आया हूं जो आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। वो ये कि अगर आप व्हीट उगाते हैं और उसकी पराली को बेचते हैं, या व्हीट उगाते हैं और उसकी पराली को जलाते हैं, वैसे ही और चावल की पराली को जलाते हैं, तो दोनों में से ज्यादा प्रदूषण कौन कर रहा है? चावल की पराली लगभग दुगना एयर पोल्यूशन करती है। कैसे? आप देख सकते हैं, व्हीट 113 गीगाग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन जो राइस है, पैडी है, वो 261, 1.3 गीगाग्राम्स ऑफ मीथेन, राइस 3 गीगाग्राम्स, 8 गीगाग्राम्स ऑफ NO2, यहां पे 19 गीगाग्राम्स ऑफ NO2। तो लगभग जो राइस है वो डबल एयर पोल्यूशन कर रहा है। दूसरा रीजन 2.5 PM और 10 PM भी रिलीज होता है, जो ह्यूमंस के लंग्स के अंदर, ब्लड के अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से कैंसर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और लंग्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एस्थमा आ जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ भी लोगों की इफेक्ट होती है। पास थ्रू द ट्रैकिया, थ्रू लंग्स एंड देन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, कॉजिंग लॉन्ग टर्म डैमेज, अस्थमा, कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर एंड माइल्ड डिजीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक तो धुआं होता है, धुएं की वजह से एयर पोल्यूशन होगा, तो सबसे बुरा काम क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब चलते हैं तीसरे और। तीसरा प्रॉब्लम जो बोल रहा है, तीसरा प्रॉब्लम ये बता रहा है कि बर्निंग ऑफ ग्राउंड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो क्रॉप्स की उगाने में हेल्प करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो फार्मर अपने लिए कोई खास मदद कर नहीं रहा पराली जलाने से। जब एक किसान पराली जलाता है तो जो सॉइल में बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सॉइल गर्म भी हो जाती है। हम देख सकते हैं कि सॉइल जो है वो तकरीबन 42 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे। तो फिर फार्मर को हेल्प कौन करेगा? फार्मर की क्रॉप कैसे अच्छी प्रोडक्टिविटी अच्छी ग्रो करेगी जब ना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना ही न्यूट्रिएंट्स है। इसके लिए फार्मर को और पैसा खर्चना पड़ेगा कि वो बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदे, केमिकल पेस्टिसाइड्स खरीदे, फर्टिलाइजर्स खरीदे, ताकि उसकी सॉइल जो है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, जिससे क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो स्टबल बर्निंग से होते हैं। आपके लिए मैं एक फ्लो चार्ट भी लाया हूं ताकि आप इजीली समझ जाएं, और वो ये है कि स्टबल बर्निंग से ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होगी, इंक्रीज पोटेंशियल फॉर सॉइल कॉम्पैक्शन, यानी सॉइल खराब हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, डैमेज टू सॉइल स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, इरोजन होगा, यील्ड लॉस, जो जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्रॉप्स भी कम उगेंगी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियल लॉस होगा, फिर लॉस ऑफ सॉइल फौना, मतलब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खराब होंगे, हेल्थ हजार्ड्स, ह्यूमन के अंदर हेल्थ डिजीज होंगी, फॉडर जो कैटल के लिए फॉडर होता है, चारा होता है, वो खराब हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर चला जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। तो ये सारे अलग अलग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं। अब हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो पहली चीज है कि हम स्टबल, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंसेंटिव्स दें कि वो स्टबल को खरीदे और ज्यादा प्राइस पे खरीदे, ताकि फार्मर की इनकम भी बढ़े। एक पहला पॉइंट, फार्मर की इनकम बढ़े। दूसरा पॉइंट कि फार्मर के पास मोटिवेशन आए कि वो स्टबल को बर्न कर सकता है, वो स्टबल को बर्न करने की जगह बेच सकता है। और इस बेचने के बाद स्टबल को जब बेचेगा तो वो कहां यूज करेगा? वो स्टबल यूज कहां होगी? वो स्टबल यूज होगी एज फॉडर, वो स्टबल यूज होगी बायोगैस प्लांट्स में। बायोगैस प्लांट्स में बायोगैस, बायोगैस क्या होती है? मीथेन होती है, गोबर गैस जिसको आप बोलते हैं। मीथेन गैस बनाने के लिए, जिससे नो एयर पोल्यूशन, जिससे कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता। वैसे ही आप इससे, इसी स्टबल को आप, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं टोरीफैक्शन, और एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं पायरोलिसिस। यानी आप इतनी हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट करते हैं कि वो कोल की शक्ल ले लेता है, कोल की तरह बन जाता। कोल कोयला नहीं बनता, लेकिन कोयला जैसा बन जाता है, उसमें सिर्फ कार्बन इतना सारा बचता है, उसको बोलते हैं बायोकोल। और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ये कार्बन न्यूट्रल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा तो सही, लेकिन उतना ही निकालेगा जितना इसने अब्सॉर्ब किया। पराली में कार्बन है, आपने उस कार्बन को जलाया तो CO2 निकलेगा, लेकिन कितना? जितना उसने अब्सॉर्ब किया। 2 महीने पहले CO2 अब्सॉर्ब किया, 2 महीने बाद निकाल दिया, तो कार्बन न्यूट्रल हो गया। इसी को बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो आप बायोगैस प्लांट्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप कंपोस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप मेन्योर बना सकते हैं और अपनी सॉइल की, या इस मेन्योर को बेच के किसी और की सॉइल की फर्टिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं कि आप अलग अलग तरीके हैं। देखिए, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि कैटल्स के लिए चारे की तरह यूज किया जाता है। ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और बायोगैस भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ और तरीके हैं जो हम देखते हैं, और ये सारे वो तरीके हैं, इन सारे तरीकों को बोलते हैं इन सिटू प्रैक्टिसेस। ये सब हम फील्ड के अंदर कर सकते हैं। इन सिटू प्रैक्टिसेस, पहले जितने भी हमने 3 प्रैक्टिसेस देखे, उसको मैन्योरिंग, उसको डिकम्पोज करना है, या उसको चारे की तरह यूज करना है, या किसी और, वो सारे एक्स सिटू, वो फील्ड के बाहर हैं, वो एक्स सिटू प्रैक्टिसेस हैं। ये इन सिटू प्रैक्टिस यानी फील्ड के अंदर। तो फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्टबल मल्चिंग कर रहे हैं। मल्चिंग का मतलब फैला देना।
तो हम पराली को सॉइल के ऊपर फैला देंगे, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन जो होगा वो कम होगा और सॉइल का जो मॉइस्चर है वो भी नहीं जाएगा, वो बना रहेगा, रिटेन रहेगा, सॉइल सूखेगी नहीं, सॉइल का अंदर से पानी नहीं कम होगा। तीसरा, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर एक ऐसा, जैसे हमने पहले देखा एक ट्रैक्टर होता है, हैप्पी सीडर देखिए आपके लिए मैं पिक्चर भी लाया हूं हैप्पी सीडर की। हैप्पी सीडर एक ऐसा ट्रैक्टर जैसा, ट्रैक्टर के पीछे एक और मशीन लगी होती है जो एक ही टाइम पे 3 काम करती है, एक ही टाइम पे 3 काम करती है। पहले वो पराली उखाड़ती है, फिर सॉइल को टर्न करती है और फिर सीड भी डाल देती है, क्रॉप रेजिड्यू पिक करती है, सीड को प्लांट करती है और हार्वेस्टर की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये हैप्पी सीडर की एक पिक्चर है जो आप, जिसको देख के आप समझ सकते हैं। तो हैप्पी सीडर क्या होता है, एक ऐसा हैवी मशीनरी होता है जो एक टाइम पे दोनों तीनों काम करता है। वो पुराने क्रॉप की पराली उखाड़ भी देता है, नए क्रॉप के लिए सीड्स भी सो कर देता है और प्लॉइंग भी कर देता है एक साथ। असल में ऐसा दिखता है, ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से लगा होता है। सबसे लास्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन है पराली को जलाने से रोकने के लिए, वो है पूसा बायोडिकम्पोजर। ये एक बायोडिकम्पोजर, ये एक ऐसा मिक्सचर है, ये एक ऐसा मिक्सचर है जहां अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और ये किससे बनाया है, डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फंगाई बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन है, फंगस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये एक ऐसा सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, जिसको अगर हम पराली के ऊपर डालेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर पूरी पराली अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, मैन्योर भी बन जाएगा, जलाने की भी जरूरत नहीं, और अगली फसल आप सीधा एक साथ ही सो कर सकते हैं, अगला बीज आप एक साथ ही बो सकते हैं। तो क्या मतलब है कि फंजाई बेस्ड एक लिक्विड सोल्यूशन जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है, जो आप यूज कर सकते हैं, जो फार्मर्स यूज कर सकते हैं, और उसकी फोटो है इस तरीके से पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पूसा बायोडिकम्पोजर। कैप्सूल्स कंटेन फंगल कल्चर विच इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप वेस्ट। हेस्टेंस यानी फास्ट करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इंप्रूव्स द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो ये सारे हमने अलग अलग चीजें देखी जहां पे हमने ये समझा कि कैसे हम स्टबल बर्निंग जैसी चीज के हमने कॉजेज देखे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे, और लास्ट में हमने देखा कि हम उसके बदले क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स ला सकते हैं। तो इसके साथ हम एक बार समराइज कर देते हैं और फिर आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी लाए हैं। तो अगर आपसे कोई मेजर्स पूछता है कि क्या मेजर्स हैं जिससे आप स्टबल बर्निंग को कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट के बारे में बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने हैं, इंसेंटिव्स फॉर सेलिंग स्टबल। फिर गवर्नमेंट को एमएसपी देना है, एमएसपी फॉर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। फिर दूसरी चीज, आपको हैप्पी सीडर यूज करना है। फिर आप पूसा डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं, और आप सब्सिडीज दे सकते हैं, सब्सिडीज ऑन हेवी मशीनरीज। तो आप ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग जो है वो कम करी जा सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, और हर बार की तरह मैं आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी लाया हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, चेक कर ली जाएगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सिटू एंड एक्स सिटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट? इन सिटू का मतलब खेत के अंदर क्या मैनेजमेंट के तरीके हैं, और एक्स सिटू खेत के बाहर क्या क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तरीके हैं। हाउ वुड दीज प्रैक्टिसेस हेल्प इन बूस्टिंग फार्मर्स इनकम एंड अचीव क्लीनर एयर क्वालिटी इन नॉर्दर्न इंडिया? इन दोनों प्रैक्टिसेस से, इन सिटू या एक्स सिटू प्रैक्टिसेस से फार्मर की इनकम कैसे बढ़ सकती है और उससे एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है? ये क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए 250 मार्क्स में,
और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।